हाँ भाई, तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर शिक्षक संदर्शिका की, है ना, शिक्षक संदर्शिका। ठीक है, देखो राइटिंग पे मत जाना, मैं बार बार कह रही हूँ, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है जो कभी कभी हमें इधर उधर भटका देती है। ये संदर्शिका जो होती है वो शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है ना। संदर्शिका का मतलब होता है पहले से टाइम टेबल तैयार कर लेना, जो कि एक टीचर्स के लिए बहुत मतलब कहना चाहिए हेल्पफुल होता है कि कब उसको कौन सा प्रोग्राम करना है। अगर हम सारी चीजों को मिक्स कर देंगे, टाइम टेबल नहीं बना होगा, तो उसमें क्या होगा, एक अध्यापक को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कब कौन सा कार्यक्रम किया जाए। तो उसमें क्या है कि पहले से टाइम टेबल बना लेना चाहिए, जो कि टीचरों के लिए होना चाहिए कि कब उनको टेस्ट लेने हैं, कब उनको क्या कहते हैं बच्चों के साथ पेपर लेने हैं, कब बच्चों का एग्जाम कराना है, कब उनको रिवीजन कराना है। तो ये सारा एक टाइम टेबल के माध्यम से उसी के अनुरूप जो एक शिक्षक होता है वो कार्य करता है। तो इस तरीके से ये शिक्षकों का कहना चाहिए हेल्प करती है संदर्शिका, है ना। संदर्शिका शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है, मार्गदर्शन, है ना, दर्शन का कार्य करती है, कार्य करती है। इसमें प्राथमिक कक्षाओं में, इसमें प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण विधि के सरल प्रयोग, है ना, कक्षाओं में शिक्षण विधि के सरल प्रयोग रुचिपूर्ण एवं अध्ययन प्रक्रिया, रुचिपूर्ण एवं अध्ययन प्रक्रिया, अध्ययन प्रक्रिया वर्णित होती है ना, अध्ययन प्रक्रिया वर्णित होती है। जिससे शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को, जिससे शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को, सरल एवं रुचिकर बनाने में, सरल एवं रुचिकर बनाने में सहायता मिलती है, सहायता मिलती है। समझ में आई बात? एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसी टीचरों के लिए पुस्तक होती है जिसमें तरीके लिखे होते हैं और उनको टीचरों को बताया जाता है कि आप प्राथमिक स्तर पर जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, है ना। गाइडलाइन बुक जिसे कहते हैं ना, गाइड करना, है ना, गाइड करना। देखो स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता, जब तक कहते हैं ना करत करत अभ्यास के, मतलब जब आप बार बार एक ही काम को करते जाते हो तो उसमें हम नए तरीके ढूंढ लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब कोई काम करने के लिए जाते हैं तो हमें गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है। तो ये संदर्शिका क्या है, वही है, एक अध्यापकों के लिए एक गाइड का काम करती है कि कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करके वो कक्षा में शिक्षा जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको इजी और इंटरेस्टिंग
बना सके। ठीक है, सहायता मिलती है। अतः शिक्षक को शिक्षण से पूर्व, है ना, अतः शिक्षक को शिक्षण से पूर्व शिक्षक संदर्शिका का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। अवश्य अध्ययन करना चाहिए। बिना पढ़े तो कभी भी क्लास के अंदर नहीं जाना चाहिए, पहले से प्लानिंग करके जानी चाहिए, है ना, करना चाहिए, जिससे शिक्षण अधिगम को, जिससे भैया नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है वंदना? आ रही है मैम। आ रही है ना? मौसम विभाग, मौसम विभाग की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। लो, तो कहाँ तक लिख लिया हमने? अधिगम को अधिगम को प्रभावशाली, अधिगम को प्रभावशाली, ये अपनी बुक है बेटा, बनाया जा सके। अर्थात शिक्षक को संदर्शिका का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अनिवार्य रूप से करना चाहिए। करना चाहिए। अब बात करते हैं हम शिक्षक संदर्शिका का प्रबंधन। शिक्षक संदर्शिका का प्रबंधन। तो पहला है शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग, शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग प्रत्येक शिक्षक को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जिससे शैक्षणिक स्तर को
उच्च स्तरीय बनाया जा सके। स्तरीय बनाया जा सके। दूसरा है चेक कर लो इसमें कोई निशान निशान तो नहीं लगे ना। हाँ तो फिर नया है, कोई बात नहीं, कहना लाते लाट गया है ना। सेकंड है इसका वितरण शिक्षक को, इसका वितरण शिक्षक को सत्र के प्रारंभ में गाइड बुक कब मिल जानी चाहिए? स्टार्टिंग में जब सेशन शुरू होता है तभी सारी की सारी गाइडलाइंस पूरे साल की, पूरे सेशन की एक अध्यापक को, प्रत्येक अध्यापक को मिल जानी चाहिए। अगर बीच में या आधे में मिलेगी तो टीचर उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे का इतना समय निकल जाने के बाद उन गाइडलाइंस को फॉलो करना एक अध्यापक के लिए भी संभव नहीं होता। तो इसलिए स्टार्टिंग जब होती है तभी उसका संदर्शिका का वितरण प्रत्येक टीचर को कर देना चाहिए। तो इसका वितरण शिक्षक को सत्र के प्रारंभ में ही कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इससे संबंधित पूर्ण जानकारी, इससे संबंधी पूर्ण जानकारी प्रत्येक शिक्षक को प्रदान करा देनी चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को प्रदान करा देनी चाहिए। शिक्षक को प्रदान करा देनी चाहिए। मैम ये प्राइवेट स्कूलों में वहाँ स्कूल से मिल जाती है और गवर्नमेंट में आप खुद तैयार कर लो, है ना मैम? खुद भी तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रिंसिपल का काम होता है कि वो प्रत्येक टीचर के लिए एक गाइडलाइन तैयार करे अकॉर्डिंग टू रूल्स, एनसीईआरटी के रूल्स के अनुरूप, कि उसको कब किस तरीके से अपनी कक्षा के अंदर। देखिए हमारा जो सरकार है वो पाठ्यक्रम तैयार नहीं करती, पाठ्यक्रम जो तैयार करता है हमारा एनसीईआरटी करता है ना। प्रत्येक विद्यालय का जो पाठ्यक्रम कौन बनाता है ना, जो है वो बनाते हैं, और उन्हीं के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, और प्रत्येक हर साल कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहता है। तो वो जो परिवर्तन के साथ जो गाइडलाइंस दी जाती है टीचरों के लिए, वो टीचरों तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वो प्रिंसिपल का होता है, कि वो प्रत्येक टीचर तक वो गाइडलाइंस पहुंचाए। तो जो गाइडलाइंस क्या होती है, एक डायरी के माध्यम से या एक बुक होती है, डायरी मान लो डायरी ही होती है जिसमें से टीचरों के लिए गाइडलाइंस दी होती है कि उन्हें प्रत्येक कक्षा के अंदर किस तरीके से अपना शिक्षण कार्य करना है। तो उन गाइडलाइंसों को ध्यान में रखकर ही एक टीचर को अपना शिक्षण कार्य करना होता है। तो जिसका प्रबंध जो होता है वो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल के द्वारा सभी प्रत्येक टीचर को प्रोवाइड करा देना चाहिए। एक मीटिंग रखनी चाहिए और उसमें सभी टीचरों को एकत्रित करके और उन गाइडलाइंस को उन तक पहुंचा देना चाहिए। कच्ची समझ में आई? वंदना मेरी समझ में आई, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है मुझे थोड़ा सा। क्या कंफ्यूजन आया? मैं पहले कंफ्यूजन दूर कर दूं। आपकी इस बात से आ गया, वैसे तो मेरा क्लियर हो गया मैम।
ये वही चीज है ना जिसमें हमें जैसे हाफ ईयरली से पहले जितना भी पढ़ाना है, जैसे पढ़ाना है वो लिखा होता है ना मैम, देखो जितना सिलेबस आता क्या है। क्या पढ़ाना है वो भी होता है और किस तरीके से पढ़ाना है वो भी होता है, ठीक है। यही है क्या, ना मैम ये? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या जी पढ़ाना है वर्ष भर, वर्ष भर क्या पढ़ाना है, देखो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी ना, क्या पढ़ाना है पूरे वर्ष, ठीक है। कैसे पढ़ाना है पूरे वर्ष, कैसे पढ़ाना है पूरे वर्ष, इसको हटा दूं क्या, यहाँ से हटा दूं तब पता है। देखो जी क्या पढ़ाना है पूरे वर्ष, ठीक है। कैसे पढ़ाना है पूरे जी वर्ष, शिप्रा रानी, पूरे वर्ष, जी मैम। ठीक है। कब कब क्या क्या कराना है पूरे वर्ष, कब कब क्या क्या कराना है पूरे वर्ष, एक साल का पूरा लेखा जोखा ना मैम, एक सारा कुछ साल जितना का पूरा लेखा जोखा, जो भी कार्यक्रम हमें बच्चों से पूरे वर्ष भर अध्यापक को कराने हैं, उन सब की गाइडलाइन जो होती है वो उस संदर्शिका के अंतर्गत अंदर होती है, ठीक है। क्लियर मैम। अब और बताओ, और क्या कंफ्यूजन है तुम्हारा, हम वो भी दूर करें, बताओ। अब मेरा कुछ नहीं है, अब मेरा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना। और इससे साधारण भाषा में कौन सी बात बताऊंगी, बताओ, है ना। तो कितने हो गए, 3 इससे 3 3 पॉइंट। कहाँ हुए, करा, ये मैंने सिर्फ 3 इतना हो गए। करा, जानकारी प्रत्येक शिक्षक को प्रदान करा देनी चाहिए जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, है ना, किसमें, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में या अधिगम प्रक्रिया का मतलब कोई भी काम करेंगे या कुछ भी शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो अधिगम तो बहुत जरूरी है ना, सीखना और सिखाना, है ना। अधिगम प्रक्रिया का स्तर स्तर, है ना, कैसा हो जाए, गिर ना सके, स्तर ना गिरे, कुछ स्तर ना गिरे, मतलब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियों का यूज करना है कि हमारा जो अधिगम का स्तर है उसका लेवल ऐसे ना जाके ऐसे जाए, बात समझ बढ़ना में आई, चाहिए। बढ़ना चाहिए। ऋणात्मक और धनात्मक दो प्रकार का होता है हमारा अधिगम, तो हमारा जो अधिगम का स्तर है वो ऋणात्मक न जाकर वो हमारा कैसा जाना चाहिए, धनात्मक जाना चाहिए, धनात्मक ही है ना। अब पूछोगे धनात्मक क्या होता है, हाँ नहीं मैम पता है, पता है ना, पता है। रिजल्ट निकलने चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चा हमारा कुछ सीख ही नहीं पा रहा, तो पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए। इसमें प्रतिवर्ष, देखो वही बात आ गई ना, इसमें प्रतिवर्ष जो मैंने अभी तुमसे ओरली बोल दिया कि हर साल कुछ ना कुछ चेंज आते हैं, नई चीजें ऐड होती हैं, इसमें प्रतिवर्ष नवीन गतिविधियां आ गया, नवीन गतिविधियां जी हर साल चेंज होता है ना, कुछ ना कुछ ऐड होके आता है पुराने के साथ, तो नवीन गतिविधियां एवं शिक्षण विधियां कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं, है ना, कि इस नवीन विधि को हम कौन सी शिक्षण विधियों के द्वारा सरल और सरगामी बना सकते हैं, शिक्षण विधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, सम्मिलित किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लियर हो रहा है ये पॉइंट, प्रतिवर्ष मैंने अभी ओरली तुम्हें बताया
कि हर साल कुछ ना कुछ हमारे पाठ्यक्रम में परिवर्तन होकर आता है, तो वो नवीन कौन कौन सी गतिविधियां और ऐड कर आई हैं, उन सबको देखकर, और शिक्षण विधियां वो कौन सी शिक्षण विधि है जिसके द्वारा हम अधिगम को और सरल और रोचक बना सकते हैं, वो उसमें संदर्शिका के अंदर होता है। ठीक है, जी। नेक्स्ट है हमारा इसका निर्माण करते समय विशेषज्ञों का सहयोग अवश्य प्राप्त करना चाहिए। विशेषज्ञों का सहयोग अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जो स्पेशलाइजेशन है, जो लिए हुए हैं, जो विशेषज्ञ कौन होते हैं, स्पेशलाइजेशन जिन्होंने इस काम के अंदर महारत हासिल करी हुई है, ऐसे लोगों का सपोर्ट या ऐसे लोगों से हेल्प हमें जरूर मांगनी चाहिए, है ना, प्राप्त करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए किसी भी चीज में। ठीक है जी, अपने सीनियर से हाँ, जी। अपने सीनियर से, या जो लोग इस काम को करने में बहुत मतलब माहिर है ना, ऐसे लोगों का हेल्प हमें जरूर ले लेनी चाहिए। अगर हमें नहीं पता लेकिन सामने वाले को किसी को पता है कि हम इस कार्य को कितना इजीली और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो उसे पूछने में, देखो हर व्यक्ति हर काम में महारत हासिल लिए हुए नहीं होता है ना, तो जो लिए हुए हैं तो उसकी हेल्प लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे इसको अधिक उपयोगी बनाया जाए। बोलो बोलो बोलो, जिससे हाँ बोलो बोलो बोलो। आपका अधिगम प्रक्रिया सतत होनी चाहिए, है ना मैम? रहनी चाहिए सतत। अधिगम निरंतर चलती रहनी चाहिए। देखो सतत नहीं होनी चाहिए, सतत तो होनी चाहिए, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना और सिखाना निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। एक सीखना और सिखाना कैसा होता है, औपचारिक होता है, और एक सीखना और सिखाना ऐसा होता है व्यक्ति का जो अनौपचारिक होता है, जिसको हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। दो तरीके की शिक्षा बताई थी मैंने, देखो इसमें टॉपिक ही घुमा दिया मेरा, संदर्शिका से मैं शिक्षा और शिक्षण पे आ गई, है ना, वंदना जी ने हमारा टॉपिक ही चेंज कर दिया। तो दो प्रकार की शिक्षा बताई थी मैंने, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो ऑनलाइन क्या, कौन बोला ये? मैम बोला मैं बोल रही पहले हूँ। तो मैं देख रही हूँ। हाँ दोबारा बोलो। औपचारिक होती है मैम जिसका टाइम टेबल शेड्यूल से चलता है अपना एक। हाँ, और अनौपचारिक जिसका ना कोई टाइम है, जब आओ तब जाओ, मतलब ऐसे वाली। तो अभी तुमने कुछ और नाम लिया था, जैसे ऑनलाइन क्लास मैम। ऑनलाइन क्लास औपचारिक है या अनौपचारिक है? किसने कहा कि ये औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस का भी एक टाइम टेबल निर्धारित है ना, ये तो मैम टाइम टेबल औपचारिक हो निर्धारित गया। है, तो ये औपचारिक हो गया। पाठ्यक्रम निर्धारित है आपका औपचारिक, इसमें ऑनलाइन क्लासेस के अंदर टाइम तुम्हारा निर्धारित है कि आप इतने समय में आपको क्लासेस खत्म करनी है, तो फिर औपचारिक हुई अनौपचारिक हुई? औपचारिक। हाँ बट बोल, बट ये कि औपचारिक शिक्षा अगर हम विद्यालय में लेने जा रहे हैं तो हम वहां से जा नहीं सकते, पर यहाँ से बिल्कुल नहीं, गलत बात है ना। समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, स्थान निर्धारित होना चाहिए। ये तो स्थान भी निर्धारित है आपका और समय सीमा भी निर्धारित है। हाँ, स्थान भी निर्धारित है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अगर आप घर बैठकर क्लास ले रहे हैं तो आपका स्थान निर्धारित नहीं है? हमारा स्थान निर्धारित है, हमारा स्थान निर्धारित है KKGI, और आपका भी स्थान निर्धारित है KKGI।
मैम फिर एक अनौपचारिक का उदाहरण दीजिए। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली शिक्षा होती है, कि आम तौर पर जैसे भी हम घर से या अड़ोस से या पड़ोस से या इधर उधर से जो शिक्षा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। मतलब कि मैम विद्यालय से ना प्राप्त करके आसपास मतलब प्राप्त करना, जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है, स्थान निर्धारित नहीं है ना, समय निर्धारित नहीं है, स्थान निर्धारित नहीं है, ऐसी शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक और ऐसी शिक्षा हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, मृत्यु तक चलने वाली शिक्षा, मृत्यु तक चलने वाली शिक्षा। अरे यार तुम पीछे तो मैंने कहा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा की श्रेणी में रखते हैं। तो ये करना चाहिए जिससे इसको अधिक उपयोगी बनाया जा सके, जिससे इसको अधिक उपयोगी बनाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक संदर्शिका का वितरण निःशुल्क होना चाहिए, है ना, टीचरों से कोई पैसे नहीं वसूलने चाहिए। शिक्षक संदर्शिका का वितरण, संदर्शिका का वितरण निःशुल्क होना चाहिए, निःशुल्क, है ना, होना चाहिए। गाइड बुक आ जाती है विद्यालय के अंदर, प्रत्येक टीचर के हिसाब से काउंट कर लिया जाता है कि हमारे विद्यालय के अंदर 10 टीचर कार्यरत है तो 10 संदर्शिकाएं आएंगी और प्रत्येक टीचर को अलग अलग पर्सनली डिवाइड हो जाएंगी। समझ गए? जी। नेक्स्ट है शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रबंधन। किसको नींद आ रही है? हाँ, किसको नींद आ रही है? जी, नींद किसको आ रही है? मेरे को नींद नहीं आ रही है मैम, कुछ सोचा था मैंने, नींद नहीं आ रही थी। क्या सोचा? बोलो बोलो बोलो। बच्चे हंस जाएंगे मैम। हंस जाने दो। संदर्शिकाओं का प्रबंधन देखो, भारतीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति, प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति के अनुरूप होना चाहिए, कि स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। हा? क्योंकि देखो तो आप सबको पता है कि हमारे भारत के अंदर हमारे प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति क्या है ना। अगर हम संदर्शिका ऐसी प्रोवाइड करा दे टीचरों को जो बहुत हाई लेवल की हो और हम कहीं भी किसी भी तरीके से भारत के अंदर उनको लागू ना कर पाए, तो ऐसी संदर्शिका का क्या अर्थ निकलता है जी, है ना। तो संदर्शिका ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जो हमारे भारत के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके अनुरूप हो। ठीक है जी, सभी को ध्यान। मैम 2 बजे क्लास नहीं ली थी ना आपने? कौन सी 2 बजे क्लास नहीं ली मैंने? 2 बज गए क्या? कल छुट्टी की थी। कल छुट्टी नहीं की थी, कल मैंने छुट्टी नहीं की थी बेटा। कल भी कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम था और क्लास हो ही नहीं पा रही थी कल से। और अभी भी पता नहीं राम सर अपने मोबाइल से कनेक्ट करके गए हैं इसको। मैं तो उनका इंतजार ही करती रहेगी, पर फिर तुम मुझे भेज देना क्या पढ़ाया है सर ने। सर ने क्लास नहीं पढ़ा पाए ना वो कल क्लास। लर्निंग कॉर्नर समझ में आ गया था? जी, लर्निंग कॉर्नर समझ में आ गया? लर्निंग कॉर्नर आ गया था मैम जी।
मैम बताओ। मैम ये एकीकृत छात्रवृत्ति फॉर्म परीक्षा करीना, ये क्या होता है? क्या? एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा कराना। अरे ये नहीं पता? नहीं। तो बताओ वंदना, तुम बताओ, चलो मैम बताइए। आप बताओ, बोलो बोलो। बता नहीं पाऊंगी मैम। अरे वो बताना। परीक्षा होती है ना जिसमें वो एग्जाम कराया जाता है, वही है ना मैम? ये क्या चीज? सभी को एक समान है ना? एकीकृत परीक्षा बताओ क्या है? तभी तो मैं हाँ